हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत अच्छा एक टाइम चल रहा है। बहुत अच्छा टाइम चलने का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट्स अभी अलाइंड हैं, चाहे आईबीपीएस के हो, चाहे नाबार्ड का रिजल्ट आया हो, और साथ ही साथ आरबीआई नोटिफिकेशन की न्यूज, सेबी का नोटिफिकेशन आना, और उसके साथ साथ होली का त्योहार। दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों ना हम नाबार्ड को अगर थोड़ा सा भी टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा सीरियस हो जाए। सीरियस होने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, नोटिफिकेशन कब आएगा हमें नहीं पता, नोटिफिकेशन कब आएगा बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते। बट क्या चीज अपने माइंड में रख सकते हैं कि अपनी बाकी प्रिपरेशन के साथ नाबार्ड आपके माइंड में रहे, कि अगर आपको इसको भी टारगेट करना है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कैसे आपके एग्जिस्टिंग एग्जाम के साथ ये प्रिपरेशन हो सकती है, ताकि नेक्स्ट ईयर 2024 या 25 में आप इन स्टूडेंट्स में से एक हो। ये चीज आपको डिसाइड करनी है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मंथ के प्लान के बारे में, 3 मंथ का प्लान, और उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब 3 मंथ्स का ही प्लान क्यों, क्या कोई न्यूज है नोटिफिकेशन की, मुझे नहीं पता, बट 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि अगर नाबार्ड का सिलेबस देखेंगे तो वो 3 मंथ्स के हिसाब से काफी सही बैठता है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझना क्या है, आप मार्च में हैं, मार्च में अगर एंड में भी आप स्टार्ट करते हैं होली के बाद, तो अप्रैल फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ मई, थर्ड मंथ जून, मतलब जून तक आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन कभी भी आए आप रेडी रहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन के आने के बाद रिवीजन हो सकता है, पढ़ाई शुरुआत नहीं हो सकती है। सक्सेस स्टोरीज देख लीजिए, हम रेगुलरली सक्सेस स्टोरीज डाल रहे हैं, जर्नलिस्ट स्टूडेंट की एज वेल एज स्पेशलिस्ट स्टूडेंट की, आप उसमें समझ सकते हैं कि इसने कब से तैयारी शुरू की थी। ओवरनाइट कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने, आपने देखा होगा कि ओजस की सक्सेस स्टोरी डाली थी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट ऐसा नहीं है कि बस फर्स्ट 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट ईयर में ही हो गया है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक प्रिपरेशन थी, तो इस चीज को समझिए। ओके, तो टारगेट करना आसान हो जाएगा। और टारगेट करना आसान कैसे हो जाता है, डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी ये है कि प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट है और मेंस डिस्क्रिप्टिव है, और वो भी कैसा है, पेपर 1 इंग्लिश का, और जो पेपर 2 है ESI वो इंग्लिश में करना है, और वो भी किस में करना है, सिस्टम में या फिर कंप्यूटर में। तो ये डिफिकल्टी है, इसकी वजह से डिफिकल्टी हमें लगती है। अब इसके लिए करना क्या है, हमने आपके लिए स्टडी प्लान बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट, और क्या चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, या फिर जो सिलेबस दिया है हमने उसके ओरिएंटेड ही बनाया है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, देखिए पढ़ने के लिए हजारों चीजें हो सकती हैं, मुझे आपको अपनी नॉलेज दिखानी है या फिर मुझे आपको बहुत अच्छा दिखाना है, तो मैं आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स दे सकता हूँ, 100 पेजेस के, बट उससे कुछ होगा नहीं। आपको पहले दिन तो बहुत फैसिनेटिंग लग सकता है, जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये बात सुनी है कि सर, हमने ऐसे पढ़ा है, ऐसे फॉलो किया, तो हमारा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि ये लगा कि नाबार्ड हमारे लिए नहीं है। बट अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो आपको लगेगा कि नाबार्ड में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। क्योंकि आप खुद से समझिए, एक आईटी स्टूडेंट से अगर नाबार्ड चाह रहा है कि उसको एआरडी की नॉलेज हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि उसे बीएससी की नॉलेज, बीएससी एग्रीकल्चर की नॉलेज, उसको बेसिक एग्रीकल्चर की नॉलेज जो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं उतनी भी होगी तो भी चलेगा। तो इस बात को समझिए, हमेशा जो आपको डराए ना उसको नकार दो, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ओके, अब आपको इसमें क्या देखना है, स्टडी प्लान हमने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हुए चलना है, प्रीलिम्स का और मेंस का, यही चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी होती है, ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पे हैं। उसके बाद देखिए, एआरडी और ईएसआई के टॉपिक्स को ना यहाँ पे हमने डिवाइड किया वीक्स के बेसिस में। आप देखेंगे ये मेजर टॉपिक्स हैं 12, और वैसे ही ईएसआई के टॉपिक्स। और अगर आप देखेंगे ना, इतना इतना चीजें जो आप एक दिन में इजीली कर सकते हैं, चाहे आप कोर्स से रेफर कर रहे हैं चाहे कहीं और से। अदरवाइज क्रॉप प्रोडक्शन तो अगर आप देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के 4 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर के फाइनल तक। तो उतना तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, क्रॉप कैसे ग्रो करते हैं, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, सीरियल्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, कोर सीरियल्स होती हैं, इस टाइप से चीजें पढ़नी है। सीरियल्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, पैडी व्हीट, आपको बिल्कुल उसकी डिटेलिंग में तो नहीं जाना है ना। तो इतनी इतनी बेसिक सी चीजें पढ़नी है, बस उतना ही पढ़ना है, और जितना इसमें टाइम दिया उतना ही पढ़ना है। तो एक वीक से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और एक वीक का मतलब ये नहीं होता कि 8-8 घंटे आप यही पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको चीजों को लेके चलना है। जो हमारा लाइव क्लास का बैच भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट, सेकंड बैच है हमारा, ये फर्स्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है और वो खत्म होने वाला है। आप देखेंगे मंडे से, बट इस बार हमने एक नई चीज की है,
हमने यहाँ पे ARD ESI ही आपको शो किया, क्योंकि क्वांट सीजनिंग इंग्लिश तो डेली ही हमारी क्लासेस होती हैं। आप देखेंगे इसमें जितने भी ऊपर टॉपिक्स मेंशन किए हैं उन्हीं को हमने फोकस किया है। और अगर अल्टरनेटिवली आप देखेंगे ARD और ESI की ही क्लासेस हैं, और हमारा पूरा फोकस किस में है, ARD और ESI में, जो 4 बजे की क्लास होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 9:30 से 12:30 तो हमारी रेगुलरली क्वांट सीजनिंग इंग्लिश की क्लास होती है। जीए की आप देखेंगे वीक में 2 से 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं। तो सारा कंटेंट तो कवर होता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इन टॉपिक्स को पता रखना और उन टॉपिक्स को ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाना, क्योंकि देखिए आप ये समझिए, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको ये समझना है कि इसमें बेसिक एग्रीकल्चर आने वाला है। मैंने तो BSc एग्रीकल्चर भी किया है, MSc एग्रीकल्चर भी किया है, और MSc जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, जिसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, तो अगर मैं वो पढ़ाने लग जाऊंगा, आपको लगेगा तो सही कि कुछ हो रहा है, कुछ बड़ी चीज पढ़ाई जा रही है और ये पेपर डिफिकल्ट है, बट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको पढ़ते टाइम पे भी ये अपना सिलेबस बिल्कुल देखना है। ये सिलेबस है जो हमने पूरा पॉइंट वाइज लिखा है, और उसी के बेसिस पे हमने इसको सेग्रीगेट किया है। ओके, तो ये चीज अगर आपके सामने रहती है ना, आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ रही होंगी। ओके, तो इसके साथ साथ ही आप देखेंगे हमने यहाँ पे डायनेमिक एग्रीकल्चर में क्या क्या पार्ट है वो भी मेंशन किया है। रूरल डेवलपमेंट में क्या है, रूरल डेवलपमेंट बहुत छोटा पार्ट है। रूरल एरिया क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, क्या करती है पंचायती राज और स्कीम्स, इसी से क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। ओके, देन ESI में आप देखेंगे ये सिलेबस है, और उसके साथ साथ जो डायनेमिक पार्ट है, हम आप कहते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, अगर आप इतनी सारी चीजें देख के जाते हैं ना डायनेमिक पार्ट में, तो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करती हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, बीपीडिया डेली पढ़नी है, वीकली पढ़नी है और मंथली पढ़नी है। उसके साथ साथ PIB करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स, ये सारी चीजें जनरल अवेयरनेस में आती है। और जनरल अवेयरनेस आप बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो आपका ESI भी कंप्लीट होता है और ARD भी कंप्लीट होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। देन डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ इतने टॉपिक ही पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से आपका चीजें कवर हो जाती हैं। और इसको पढ़ने के लिए 3 to 4 days चाहिए, अगर आप 1 hour की भी स्टडी कर रहे हैं तो उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और बेसिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें होती है, बहुत कोई डिफिकल्टी ये नहीं है। ओके, इंग्लिश इसको थोड़ा सा आपको करना है, क्योंकि फेज 2 भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वांट्स और रीजनिंग में स्टूडेंट्स का आता है, तो क्वांट्स रीजनिंग इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं रीजनिंग में भी। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, बस इतना सा ही है। ये PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, PDF यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक, फ्री मॉक टेस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपके पास एक दिन में 2 hour भी है, या फिर 1 hour है, या फिर 3 hour है, आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए। डेली आप अपना 50% टाइम बीपीडिया में दीजिए, और बचा हुआ टाइम एक दिन मेरिट पार्ट को, एक दिन क्वालिफाइंग पार्ट को, एक दिन मेरिट पार्ट का दूसरा सब्जेक्ट, अगले दिन क्वालिफाइंग का दूसरा सब्जेक्ट। इस टाइप से अगर आप करते हुए चलेंगे ना, आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं। और मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि पहले मैं ये सब्जेक्ट खत्म कर लूं, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होने वाला है। ना आप कभी क्वांट्स खत्म कर पाएंगे, ना आप कभी एग्रीकल्चर खत्म कर पाएंगे, जीए तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, सारी चीजें साइमल्टेनियसली लेके चलिए, जितना हो जाएगा उतना बेस्ट। यही जीवन का सार है। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे आप BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, चाहे आप IT से हैं, किसी सब्जेक्ट से भी हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। और ये जो PDF मैंने आपको शो किया, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और हमारा बैच भी 1 April से स्टार्ट होगा, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ताकि टू द पॉइंट डायरेक्ट चीजें आपको मिल सके। और हमारा कोर्स मैं आपको बता दूं, यूनिक है, ऐसा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई अननेसेसरी डिटेलिंग नहीं, कोई 100 पेज के नोट्स नहीं, क्योंकि 100 पेज की तो बुक्स कहनी चाहिए, उसको नोट्स कहने का तो कोई हक नहीं होता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नोट्स वाकई में आपको अच्छे कहाँ पे मिल रहे हैं, टीचर आपको कहाँ पे सही लग रहे हैं, कहाँ पे लाइव क्लासेस है रेगुलरली, क्योंकि आपको कहीं रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे एग्जाम के अलावा। तो जब भी आपको प्रिपेयर करनी है, कोर्स परचेज करना है, तो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कहते हैं वैल्यू टू द मनी, या फिर आप सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं करते हैं, उस पैसे के साथ साथ देखिए मनी की वैल्यू तो है ही, बट उसके साथ साथ आप अपना टाइम वहां पे लगाते हैं। पता चला आपने गलत डायरेक्शन में, आप गाड़ी में तो बैठे बट गलत डायरेक्शन की, तो फिर फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सारी चीजों को पहले कंपेयर कर लेना है, समझ लेना है। जरूरी नहीं कि जो
बुक का कवर बहुत चमकीला दिख रहा है, बुक अंदर से भी अच्छी हो, ये चीज आपको समझनी है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले 1000 बार सोचो, और जो एक बार सोच लिया फिर उस पे चलो, बस वही चीज करनी है। बाकी मोटिवेशन इज ऑलवेज इंटीरियर, अपो दीपो भव, है ना। टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी क्वेरी के लिए यू कैन कनेक्ट अस, यू कैन मेल अस, और कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।